आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। भाई मिश्रण तो होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ जब घोले जाते हैं तो वो समांगी मिश्रण बन जाता है, और समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। मतलब कोई जो अवयव है उसके अंदर दिखाई नहीं देते भाई, ठीक है। तो वही हमें ढूंढना है। देखो मिट्टी है, उसमें तो तमाम प्रकार की मिट्टी होती है, तो ये तो विलयन है नहीं भाई। समुद्री जल में हाँ ये हो सकता है, समुद्री जल में एसिड वगैरह घुले होंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देते, तो समुद्री जल एक विलयन है। वायु भी बहुत सारी गैसों का मिश्रण है और वो भी समांगी मिश्रण है, इसलिए ये भी विलयन है। कोयला नहीं है। सोडा जल कैसा है, ये भी एक समांगी मिश्रण है, अर्थात ये भी विलयन है। तो विलयन नंबर कौन कौन सा रहा, देखें। नंबर 1 तो रहा आपका समुद्री जल, बी नंबर क्या हुआ, समुद्री जल, सही है, समुद्री जल। और फिर कौन सा आ गया, फिर वायु, सी नंबर वायु, ओके, वायु। आराम से आपको समझ में आ गया होगा। कोयला नहीं है, फिर ई नंबर है, फिर है ना भाई, सोडा जल। मैंने जो ब्लू कलर से जो लिखा है वो प्रश्न है, ये आप ध्यान रखें। अब हम आंसर लिख रहे हैं, तो ये इसका उत्तर हो गया, समुद्री जल, वायु और सोडा जल, ये हमारे विलयन की पहचान करा रहे हैं। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। देखो भाई, आप अपनी बुक को खोलेंगे और 31 पृष्ठ को देखेंगे तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वहाँ देख लेंगे 31, 32 जहाँ पर भी आएगा। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है इस समय ये। अब अपने टेक्स्ट बुक को खोलें और प्रश्न पढ़ेंगे नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। देखो नमक का घोल टिंडल प्रभाव वो प्रदर्शित करते हैं, वो विलयन है जो कोलाइडी होते हैं। कोलाइडी का मतलब है, मतलब वास्तविक विलयन से ऊपर उसके कण होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, परंतु निलंबर वाले कण से छोटे होते हैं, ठीक है नहीं, वो कोलाइड कहलाते हैं। तो कोलाइड विलयन जो है, जब प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश का फैला देते हैं, और वो मार्ग हमें आराम से, प्रकाश का मार्ग दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाएगा। ये हमने प्रयोग करके भी आपको दिखाया था। तो आइए अब हम देख लेते हैं। देखो नमक का घोल ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा, अर्थात ये किरण को फैलाएगा नहीं, प्रकीर्णन नहीं करेगा, ठीक है। दूध था और ये हमने करके भी देखा था, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर बी। एक तो बी आंसर सही है हमारा, क्या था, दूध। एक तो हमारा आंसर सही हो गया, दूध। कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं, ये भी विलयन हो गया, ये भी बहुत छोटे कण है इसके अंदर, वो भी प्रकीर्णन नहीं करेंगे। और स्टार्च विलयन ये कर देंगे, ठीक है। ये दिखा सकता है आपको टिंडल प्रभाव, जैसे हमने टिंडल प्रभाव को प्रयोग करके देखा था, ये स्टार्च विलयन। ओके, समझ में आ गया होगा सब कुछ आपके। चलिए भाई, ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ये भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो 2 हो गए हमारे आंसर, बी और डी। ओके, वही हमें देखना। अब नंबर 10 में आ जाते हैं। निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। देखो भाई, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखे हुए थे, मैंने जगह बचाने के लिए लंबी करके लंबी लाइन में लिख दी, जैसे ये लिख दी, ये लिख दी, ठीक है। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लेंगे, एक क्रम से ABCD ही लिखे हुए हैं। तो आइए हम इनका उत्तर देखते हैं। तो देखना है सबसे पहले तत्व कौन कौन से हैं इसके अंदर। देखो भाई, तत्व तो है सोडियम, आप अच्छे ढंग से जानते हैं, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर सोडियम। और तत्व वो होते हैं, प्रकृति ने दिए हैं भाई हमें, ठीक है, प्रकृति ने दिए हैं तत्व, इनको हम कई भागों में विभाजित नहीं कर सकते, अपने आप में ये अनमोल हैं, एक मूल पदार्थ है, ठीक है। इनसे ही मिल करके, मतलब निश्चित अनुपात में मिल करके पदार्थ अर्थात क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो तत्व हैं वो हमें ढूंढने। देखो सोडियम एक तत्व है, चांदी एक तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, टिन एक तत्व है, सिलिकॉन एक तत्व है, और फिर नहीं। अब चलिए देख लिया, समझ में आ गई। एक तो सोडियम हो गया हमारा, एक चांदी हो गई और एक टिन हो गया। तो हम सोडियम लिख लेते हैं पहले, सोडियम, ओके। एक तो सोडियम लिख लिया हमने, और कौन सा है भाई, सोडियम के बाद चांदी, डी नंबर चांदी। आपको सब समझ में आ रहा होगा, आप अपनी नोटबुक पे लिखते जाइएगा। चांदी के बाद क्या आएगा, फिर टिन, F नंबर। ये सब तत्व हैं, ओके, ये एलिमेंट है। इन एलिमेंट को मिला करके ही, मतलब निश्चित अनुपात में मिला करके ही हम यौगिक का निर्माण करते हैं। ये है फिर सिलिकॉन,
सिलिकन, ये सिलिकन हो गया, आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद कोई भी तत्व इसमें नहीं है, सब ये मिक्सचर है, ठीक है, नहीं मिश्रण है। तो मिश्रण है, अगर वो निश्चित अनुपात का मिश्रण है तब वो यौगिक का निर्माण करेगा। जैसे भाई चीनी और पानी का घोल है, चीनी का घोल का मतलब है ये तो एक मिश्रण हो गया, तो ये मिश्रण हो गया, हम यौगिक को ढूंढ रहे हैं। अब देखो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक, कैल्शियम, ये नंबर है ई, कैल्शियम कार्बोनेट, ई नंबर 1 तो सही हो गया हमारा, कार्बोनेट सही है भाई। इसके बाद ये भी नहीं, कोयला एक मिश्रण है खाली, वायु भी एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। यौगिक वो है, यौगिक बहुत ही शुद्ध पदार्थ हैं, ठीक है, और वो बनते कब से हैं, तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से। तो वायु के अंदर तो बहुत सारी गैस हैं, लेकिन वो मिश्रण है, यौगिक नहीं है। साबुन है यौगिक, ठीक है, क्या है, नंबर जे, क्या है ये, साबुन, साबुन एक यौगिक हो गया। ओके, मीथेन के नंबर, क्या हो गया, मीथेन, मीथेन भी एक यौगिक हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के एल, ये हो गया एल, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 है ना, कार्बन, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास क्या बन गया, है तो मिश्रण लेकिन निश्चित अनुपात का है ना भी मिश्रण, इसलिए ये यौगिक कहलाया। ओके, तो कुल मिलाकर के यौगिक हमारे पास रहे, देखो क्या कह रहे हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और साबुन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब मिश्रण देखते हैं भाई, किसी भी अनुपात में मिला देते हैं मिश्रण। तो देखो भाई मिट्टी है, वो किसी भी अनुपात में मिली हुई है, तो एक तो हो गया मिट्टी, आपका मिट्टी है नंबर बी, ये मिश्रण है, ठीक है, मिट्टी, तो ये हो गया आपका मिश्रण, मिट्टी। चलो फिर उसके बाद देखते हैं, चीनी का घोल भी मिश्रण हो गया भाई, चीनी का घोल नंबर सी, सही है, चीनी का, क्योंकि दो पदार्थ मिल गए ना इसमें, चीनी का घोल, भाई प्योर चीनी नहीं है, उसके साथ कुछ चीज घुली हुई है, चीनी का घोल। और फिर चांदी नहीं, ये हम लिख ही चुके हैं, सिलिकॉन लिख ही चुके हैं, कोयला है, देखो मिश्रण, H नंबर भी, क्या लिख देते हैं हम, कोयला। समझ में आ रहा है आपको, सही दिख रहा है, तो ये हो गया कोयला। फिर वायु भी एक मिश्रण है, ठीक है, I नंबर, क्या है, वायु, वायु। और फिर इसके बाद क्या बचा है मिश्रण में, रक्त नंबर बचा है, M नंबर है, ब्लड, ब्लड में बहुत सारी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं मिली हुई हैं, इसलिए ये भी एक मिश्रण कहलाया। कैसा कहलाया, रक्त, रक्त, ब्लड। बस ये आपको आंसर समझ में आ ही रहा होगा, ये लिख लिया हमने, तब तो ये लिख दिए, सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन, और फिर यौगिक छांट के लिख दिए इसमें से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे है यौगिक मिश्रण, तो मिश्रण में हमने लिख दिए मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु और रक्त। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक, हमें सिर्फ रासायनिक परिवर्तन इसमें ढूंढने हैं। पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, फिजिकल, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे का चूर्ण तथा बालू का मिलाना, मतलब मिला दिए, लोहे का बुरादा और रेत को मिला दिया गया है। खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। तो हमें इसमें से जो रासायनिक परिवर्तन है वो छांटने हैं हमें, तो लिख देते हैं हम रासायनिक, उत्तर लिखो यहाँ पर, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन देखने हैं हमें, तो सिर्फ भौतिक परिवर्तन नहीं देखने। तो देखो भाई, रासायनिक परिवर्तन किस किस में होते हैं, पौधों की वृद्धि में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। लोहे में जंग लगना, जो भूरी भूरी हो जाती है, जंग लग करके हमें लोहा प्राप्त नहीं होगा, मतलब रासायनिक परिवर्तन में जो चीज़ बदल जाती है, बन जाती है, वो पुनः दोबारा से उस पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती है, ठीक है। लोहे पर जंग लग गई, अब जंग को हम छुटाएं, उसके बाद हम सोचें ये लोहा बन जाए, संभव नहीं है, तो क्या हुआ, लोहे नंबर बी सही हो गया आपका, क्या हुआ, एक तो हो गया बी,
लोहे में जंग लगना। ओके, जंग लगना। और फिर आगे क्या देखेंगे, लोहे का चूर्ण तथा बालू का मिलाना। तो भाई ये तो वैसे के वैसे चाहे कितनी बार मिला दिया है, निकाल दिया है, लेकिन लोहा लोहा ही रहेगा और बालू बालू ही, ये चेंज नहीं हो पाएंगे। एक बार जब परिवर्तन हो जाता है रासायनिक परिवर्तन, तो दोबारा से उस पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। बोरा, अब खाना पकाना है। खाना जब बन गया तो हम सोचें आलू और गोभी हमने काट लिया है और दोबारा से कच्चा हो जाए, तो ये संभव नहीं है ना, है। तो ये क्या हुआ, खाना पकाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन में ही आएगा। समझ में आ गया, खाना पकाना, पक गया खाना भाई, पकाना और खा लो अब गरम गरम, खाना पकाना। भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, तभी तो भोजन पच जाता है और फिर वो पचने के बाद फिर दूसरे रूप में वो आ जाता है। तो ये भोजन का पाचन भी कैसा है, नंबर ई। विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के दौरान इनमें ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, सही बात है ना, आप अपने देख करके नोट कर लीजिएगा। जल से बर्फ बनना, भाई जल से बर्फ बनी तो जल तो बर्फ है तब भी टेस्ट वही रहा, और जल है तब भी टेस्ट जल का ही रहा, और बर्फ बन गई तब भी जल का जल जैसा टेस्ट है, चेंज तो हो नहीं पाया। तो इसका मतलब है ये भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का पिघलना नहीं, ये वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। मोमबत्ती जल गई, उसके बाद जल ही गई, हम दोबारा से उसको मोम प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन में आएगा। ओके, जी नंबर क्या आएगा, मोमबत्ती का जलना। आराम से नोट कर लो भाई, मैं बोल रहा हूँ, आप कभी आपके समझ में नहीं आ रहा हो राइटिंग, जलना। इस तरह से ही रासायनिक परिवर्तन किस किस में हुआ, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और फिर बार बार इसको दोहराइएगा भाई, और मज़े में समझ में आ गए हैं तो मुझे लिखिएगा ज़रूर कि समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।